कहाँ तक हुए थे कल? 18 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था। 19 पढ़ो। क्या दिया है? ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपीज़ हैं, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में क्या करने? इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है। 30,000 रुपीज़ जो क्या करने हैं तुम्हें? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ, एनुअल इंटरेस्ट कितना? ए पार्ट में कितना दिया? 1800, बी पार्ट में कितना दिया? 2000। तो कितने रुपए इन्वेस्ट करने ये हमें पता करना है। ठीक है। तो हम मान लें लेट एक्स एंड वाई रुपीज़ आर इन्वेस्टेड। कितने? एक्स एंड वाई। तो देखो लेट एक्स एंड वाई investing in bond of type first and second। ठीक है। एक्स और वाई रुपये इन्वेस्ट करने, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। अब यहाँ पर दिया गया टोटल रुपये इन्वेस्ट करने के लिए कितने? 30,000। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 30,000 हुई है। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड पे 5%। ठीक है। तो मनी क्या है? एक्स और वाई। ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट मैट्रिक्स कितनी होगी? एक्स और वाई। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया वो कितना दिया? फर्स्ट में 5%, सेकंड में 7%। ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट मान लो या इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स मान लो, इसको क्या नाम दे दो? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि पहले आप लोग क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट कर देंगे तभी तो उसके बाद क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा, और बाद में उस पर मिलेगा इंटरेस्ट। तो तुम लोग जानते हो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रो का कॉलम में होता है। तो पहली मैट्रिक्स की में क्या रहेगी? रो। और दूसरे में क्या रहेगी? कॉलम। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कितनी होगी? एक्स वाई। क्लियर। और इंटरेस्ट मैट्रिक्स कितनी होगी? ये किसमें आएगी? कॉलम में आएगी। ठीक है। तो पहले टाइप पे कितना है? 5%। परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाई 100। दूसरे में कितना है? 7%, यानी 7/100। ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? ये टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इनटू इंटरेस्ट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स कितनी होगी? एक्स वाई और इसमें मल्टीप्लाई करेगा 5/100 और ठीक है। तो क्या निकला? 5x/100 प्लस 7y/100। क्लियर। तो वो फर्स्ट इक्वेशन तो पहले ही बन गई। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, फिर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, फिर टोटल इंटरेस्ट। अब आ जाओ ए पार्ट पे। ठीक है। ए पार्ट में आपको कितना दिया? जो टोटल एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना है? 1800। ठीक। 5x/100 प्लस 7y/100। ठीक है। ये तो सिग्नल की वैल्यू निकली थी और इसको कितना? ठीक है। तो ये 5x प्लस 7y 1800 और फिर ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो इक्वेशन 1 पहले ही से मौजूद है, इक्वेशन 2 और आ गई। इन दोनों को आपस में क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 × 5। ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करें
5x प्लस 5 बाई 1 5 1 2 3 ठीक। इनको आपस में क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इक्वल टू 30,000, y इक्वल टू 15,000। अब आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 15,000 प्लस ठीक है y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया 15,000 फिर बाई की जगह एक्स है। अच्छा y की वैल्यू पहले से मौजूद थी ना, ठीक है। 15,000 इन बोथ टाइप्स ऑफ, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में आपको कितना दिया टोटल इंटरेस्ट, $2,000। की बार बी पार्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट तो वही है 5x अपॉन 100 प्लस 7y अपॉन 100 2000, यानी 5x प्लस 7y और 2 जीरो उधर भेज दिए। आप उसी क्वेश्चन के अंदर है तो फिर आपने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और फिर वही तरीका इक्वेशन 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y 1 5 सब्ट्रैक्ट करना, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2y इक्वल टू 50,000, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 25,000, ठीक। y की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 1 से x1 निकाल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर x प्लस 25,000 इक्वल टू कितना 30,000, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5,000। क्लियर है। इन फर्स्ट टाइप and in second time 25,000 rupees are invested, ठीक। ये 15,000 कौन सा, इक्वेशन जो आपने माइनस की है, हाँ हाँ क्या हो गया बताओ, 1,50,000 ये कितना है 2 लाख 2 लाख, 2 लाख में 1,50,000 माइनस कर दिया। ठीक है, नोट कर। ठीक, चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैव 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स बुक, 7 डजन इकोनॉमिक्स बुक, देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स तो विल रिसीव, ठीक है, फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, जब उसको अमाउंट जो रिसीव करना होगा पहले वो बुक देगा, उसके बाद उसके क्या मिलेंगे, जितना सामान निकाले उसकी तो कॉस्ट क्या होगी। तो पहले कौन सी मैट्रिक्स, बुक मैट्रिक्स, दूसरी कौन सी मैट्रिक्स, उसकी कॉस्ट मैट्रिक्स। फिर जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगी। क्लियर है। तो जो पहले लिया जाता है तो आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई जाएगा होता है रो का कॉलम में। जो पहली मैट्रिक्स होगी बुक वाली वो रो में ली जाएगी, और जो कॉस्ट वाली होगी वो क्या में ली जाएगी, कॉलम में ली जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 बुक मैट्रिक्स। अब कितनी है बुक मेरा बताओ। 10 डजन। देखो बुक दी गई डजन में, और जो प्राइस दिए गए वो पर बुक के लिए दिए गए। तो या तो वो डजन को पर में कन्वर्ट कर लो, या फिर प्राइस को पर डजन के अकॉर्डिंग, तो बुक को पर। ठीक है। तो तुम लोग जानते हो पर डजन इक्वल टू 12। तो 10 डजन का मतलब कितना हो गया 120 फर्स्ट टाइप ऑफ बुक। दूसरी कितनी है 8 डजन। 8 डजन का मतलब 96 सेकेंड टाइप ऑफ बुक। ठीक है। उसके बाद थर्ड कितनी है, वो भी 10 डजन है, यानी 120। क्या हुई बुक मैट्रिक्स की। उसके बाद कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है। कॉस्ट बताओ बेटा कितनी दी गई। तो पहली वाली कॉस्ट कितनी दी गई 80 60 फिर 40। 80 60 40। ठीक है। तो टोटल अमाउंट। ठीक है। तो बुक मैट्रिक्स का टाइम मल्टीप्लाई कर दे कॉस्ट में। ठीक है। तो बुक मैट्रिक्स 120 96 120 इंटू 80 60 40 रो का कॉलम। ठीक है। 120 इंटू 80 और 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आया 21 पे। ठीक है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, या मैट्रिक्स के ऑर्डर दिए गए। ठीक है। एक्स का दिया गया, वाई का दिया गया, जेड का दिया गया और डब्ल्यू का दिया गया। ठीक है। 21 में पूछा क्या गया, ऑर्डर ऑफ P इंटू वाई प्लस ठीक है एन के पी, सो दैट P इंटू वाई प्लस W इंटू वाई इज डिफाइंड। ये बेटा आपको बोला क्या गया है, ये डिफाइंड है। अब बेटा तो आप लोग जानते हो दो मैट्रिक्स का एडिशन तब डिफाइंड होता है जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो यानी P इंटू वाई का ऑर्डर W इंटू वाई के ऑर्डर के क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए पहले P इंटू वाई और W इंटू वाई भी डिफाइन होने चाहिए। क्लियर है। तो P इंटू वाई W इंटू वाई कैसे डिफाइन होगा, तो पहले है फॉर P इंटू वाई। ठीक है। तो पहले आप लोग फॉर P इंटू वाई देखें। ठीक है। तो P का ऑर्डर बेटा कितना दिया जरा देखो, P का ऑर्डर आपको कितना दिया, P इंटू के। P का ऑर्डर कितना दिया, स्मॉल p इंटू के। और y का ऑर्डर बेटा कितना दिया। ठीक है। इसके बाद y का ऑर्डर कितना दिया, 3 इंटू के। बताओ y का ऑर्डर कितना दिया बेटा, 3 इंटू के। ठीक है। तो P इंटू वाई डिफाइन कब होगा, जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के कॉलम। ठीक है। इट इज डिफाइन व्हेन के। ठीक है। इसका ये डिफाइन कब होगी, जब के इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर और P इंटू वाई का ऑर्डर कितना निकलेगा, तो ये तो सेम हो जाता है और ये सेम वाली हट जाएगी। P क्रॉस ऑर्डर ऑफ P इंटू वाई इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, P क्रॉस। क्लियर है। अब नंबर आएगा बेटा क्या आएगा, W इंटू वाई का। ठीक है। अब सबसे पहले W अब फॉर W इंटू वाई। ठीक है। अब W के ऑर्डर की बात की है। ठीक है। तो W का ऑर्डर बेटा कितना दिया, n क्रॉस 3। और y का तो हमें पता ही नहीं कितना, तो यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है। तो ये तो पहले ही डिफाइन है, इसमें कंडीशन नहीं है। ऑर्डर ऑफ
एन क्रॉस पी। ठीक, तो पी इंटू वाई आ गया, डब्ल्यू इंटू वाई आ गया। अब पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई ये कब डिफाइन होगा? तो यहाँ पे गिवन है सिंस पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई इज डिफाइंड, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ पी इंटू वाई इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू इंटू वाई। तो पी इंटू वाई का ऑर्डर का इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू इंटू वाई के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। अगर पी इंटू वाई का ऑर्डर डब्ल्यू इंटू वाई के ऑर्डर की क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इन्हें आपस में क्या करा दें? इक्वल करा दें। इन्हें आपस में क्या करा दें? इक्वल। ऐसे इक्वल कराओगे तो इसका ऑर्डर कितना निकलेगा? पी क्रॉस के। क्लियर? और इसका ऑर्डर बेटा कितना निकला था? एन क्रॉस के। तो इससे बेटा क्या निकलता साफ साफ? ए तो बी के इक्वल, पी इक्वल टू क्या निकला? पी इक्वल टू एन। देखो ये तो बी के इक्वल ही रहेगा, पी इक्वल टू का क्या हो गया? यानी कि एक कंडीशन यहाँ निकला था के इक्वल टू 3 और एक कंडीशन क्या निकली? पी इक्वल टू एन आ गई। तो हमें यही पूछा गया कि क्या कंडीशन है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो गया के इक्वल टू 3 और पी इक्वल टू एन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ए पी इक्वल टू एन और पी। क्लियर है? अब इसी में और इसके आगे बढ़ो 32, इसी क्वेश्चन के लिए बोला गया इफ एन इक्वल टू पी। ठीक है, इस 22 क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ एन इक्वल टू पी, यानी एन और पी अगर आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ऑर्डर ऑफ का आएगा 7x माइनस 5z, देन ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z इज, तो तुम लोग जानते हो, यहाँ सुनो, 7x माइनस 5 स्केलर के मल्टीप्लाई से ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर एक बात तो अगर ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो जो x का ऑर्डर होगा वही z का ऑर्डर होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर वही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर वही होता है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो होगा या तो x के ऑर्डर के इक्वल या z के ऑर्डर के इक्वल। ठीक है, तो x का ऑर्डर बेटा आपको कितना दिया? 2 क्रॉस n। क्लियर? या तो 2 क्रॉस n, और z का ऑर्डर बेटा आपको कितना दिया गया? 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। तो चूंकि n इक्वल टू p है तो चाहे 2 क्रॉस n चाहे 2 क्रॉस p दोनों ही इसके आंसर रहेंगे। अब जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें 2 क्रॉस p मौजूद नहीं है, उसमें कौन सा ऑप्शन मौजूद है? 2 क्रॉस n। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? b 2 क्रॉस। ठीक है, थोड़ा ले ली। ठीक है, अब तुम लोग आ जाओ गाने से। अब कुछ आ जाए एडिशन। ठीक है, अगली हेडिंग आ रहा है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देखो सम ऑफ ठीक है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स is called trace of matrix। ठीक है, if capital A given matrix then it is denoted by PR
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए दिया गया 1 2 3 2 3 4 1 2 1, तो टी आर ए का मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल यानी 1 + 3 +, ठीक है। ये क्या है आपका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अगली हेडिंग आप लोग डाल रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्क्वायर होना जरूरी है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if A dash is equal, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए सिमेट्रिक कहलाएगी इफ A dash is equal to A, मतलब उसका ट्रांसपोज अपने आप के इक्वल, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको दूसरे शब्दों में, ठीक है, यहाँ पर इफ कैपिटल A is equal to AIG, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों रो कॉलम की वैल्यू तो सेम ही होगी, तो उसको नहीं लिख रहे, क्या होगा, ठीक है। इफ कैपिटल ए इक्वल टू AIG बी एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देन बाई ए डैश इक्वल टू, अगर ए डैश को ए के इक्वल करोगे तो AIG का डैश इक्वल टू AIJ, और डैश का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी IJ का बदल जाएगा JIJ, ठीक है, इक्वल टू AIJ, ठीक है। तो AJI इक्वल टू AIJ हो गया। तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, AIJ इक्वल टू AJ, तो ये क्या आया, ऑन कंपेयरिंग, जैसे आप लोग अगर इसे कंपेयर करेंगे, तो AJI इक्वल टू IJ, मतलब IJth एलिमेंट इक्वल टू JIth, IJth एलिमेंट का इक्वल होगा, JIth एलिमेंट के इक्वल होगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, देखो प्रोसेस तो हमने तुम्हें बताई, क्या ए का डैश यानी 1 4 2 4 2 5 2 5 3, ये तो ए लिखा है, इसका डैश, डैश का मतलब ये पहली रो, पहला कॉलम दूसरी रो, दूसरा कॉलम तीसरी रो, तीसरा कॉलम, और ये जो वैल्यू निकल गया ये अपने आप ही का इक्वल है, देयरफॉर ए सिमेट्रिक। तो ये बेटा कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। अच्छा ये तो एक तरीका, इसका डायरेक्ट भी एक तरीका होता है। डायरेक्ट तरीका क्या है, जरा ध्यान दें, इस डायगोनल को मिरर मान, क्या मान लें, मिरर मान लें। तो तुम लोग जानते हो मिरर में क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट की इमेज सेम प्लेस पर बनती है, तो देखो इससे डायरेक्ट दिख जाता है, ठीक है, ये डायरेक्ट देख के पता चल जाता है सिमेट्रिक है या नहीं है। ये तो करने का तरीका है कि सो दैट इट इज सिमेट्रिक, तो इस तरीके शो करके दिखाओ, वरना पहचान दो तुम उसी में देख के सकते हो कि वो सिमेट्रिक है या, क्लियर है, कंप्लीट करो सिमेट्रिक। हो गया, ठीक है। अगली हेडिंग आ सिमेट्रिक के बाद अगली हेडिंग क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा अंदर है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा था सिमेट्रिक, वैसे यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं,
एक शब्द और बढ़ा देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, वहाँ पे ए डैश इक्वल टू ए था, या ए डैश का इक्वल है माइनस ए के। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ऐसी होगी बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए डैश का इक्वल हो माइनस ए के। ठीक है, अगर अब उसी तरह इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे बी यानी स्क्यू, वो सिमेट्रिक थी, ये काहे की चलेगी स्क्यू, तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए करोगे, मल्टीप्लाई तो तुम लोग जानते हो सब में हो जाता है, माइनस कहाँ चला जाएगा अंदर। ठीक है, तो जब यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ए जे आई इक्वल टू वाई के इक्वल होगा माइनस ए जे आई के। ठीक है, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। अगर यहाँ पर हम लोग एक रिप्लेस करें, क्या रिप्लेस करें समझो, जैसे किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3, यानी डायगोनल एलिमेंट के लिए रो और कॉलम दोनों क्या रहते हैं सेम रहते हैं। तो अगर ऐसे इक्वेशन नंबर 1 डालें और यहाँ डायगोनल एलिमेंट की बात करें, फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू वाई क्या होता है जे की, ये वैल्यू हम उठा के पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अगर हम लोग ऐसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ए आई आई इक्वल टू माइनस का ए, ठीक, एक तरफ ले आएंगे ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0 टू ए आई आई इक्वल टू, यानी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 0 होता है। तो इससे एक चीज प्रूव हुई, देयरफॉर ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट, all the diagonal elements of a skew symmetric, like a skew symmetric matrix ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, पूछा गया है, सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अगर ये आएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इफ कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, और ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है तो थ्योरम, लेकिन वहाँ जे थोड़ी लिख के आएगा थ्योरम, वहाँ तो सीधा जे आएगा, सो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, या फिर वो एक नंबर वाले क्वेश्चन में द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर और डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक बना दिया, तो क्या रहेगा ठीक, वो भी लिख ले, थ्योरी वाला पोर्शन है। हो गया, अब अगली हेडिंग आ रहा है, idempotent matrix, idempotent matrix। ठीक है, idempotent मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दो,
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल इज कॉल्ड idempotent if a स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आइडमपोटेंट कहलाएगी अगर उसका स्क्वायर अपने ही इक्वल, ठीक है, उसका स्क्वायर अपने आप के इक्वल हो तो वह मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आइडमपोटेंट। एंड इन दिस केस a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू a क्यू इक्वल टू डॉट, और इस केस में सारी हायर पावर भी उसी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए ऑर्थोगोनल कब, इफ ए डैश इंटू ए, ठीक है, ए डैश इंटू ए आइडेंटिटी के इक्वल और इक्वल टू ए इंटू ए डैश, चाहे ए डैश इंटू ए करें चाहे ए इंटू ए डैश करें, दोनों ही बेटा का इक्वल होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगी, ठीक है। ये बेटा कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, सो दैट every square matrix can be, so that every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric. Every square matrix can be uniquely expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric, मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स को यूनिक तरीके से, यूनिक वे में, एक से ज़्यादा वे नहीं होंगे, यूनिक वे में एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमें क्या करनी है, शो करनी है, ठीक है। तो आ जाओ इसके प्रूफ, ठीक है। मान लें इफ कैपिटल ए बी एन स्क्वायर, अगर कैपिटल ए को क्या मान लिया, स्क्वायर मान लिया, तो पहले हम लोग ये पार्ट प्रूफ करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहले पार्ट में ये प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका यूनिकनेस प्रूफ करेंगे कि ये जो सम है एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, ये क्या है, यूनिक है, ठीक है। इफ कैपिटल ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा देन ए को 1/2 2 लिख सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो इश्यू ले, ठीक। 1/2 2a को a प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो इश्यू नहीं, ठीक। 1/2, ठीक। अच्छा एक बार a डैश प्लस कर दें और एक बार a डैश, ये ध्यान देने वाली स्टेप है जो मेन यहाँ पे कैलकुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे a के दो पार्ट, इतना पोर्शन अलग कर दे रहे, इतना पोर्शन अलग कर दे रहे, 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, क्लियर है, ठीक। इसमें दो पार्ट होगी, ये पार्ट और ये पार्ट, एक को हम p मान ले रहे, एक को हम लोग q मान ले, कोई सिंबल मान ले रहे सिंगल के फॉर्म में, ठीक है।
अच्छा, और ए भी मैट्रिक्स है, ए डैश भी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए डैश भी क्या होगी, मैट्रिक्स ही होगी। और 1/2 वो तो होल में डिवाइड हो जाएगा इसके बाद, तो वो भी क्या रहेगी, मैट्रिक्स रहेगी। तो अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए लेट कर लें 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वल टू पी एंड 1/2 ए माइनस बी डैश इक्वल टू क्यू। जैसे हमने पी मान लिया, ऐसे क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो देयरफॉर कैपिटल ए इक्वल टू बेटा कितना हो गया, पी प्लस, इसे डाल दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर जो हमने दो पार्ट माने, पी और क्यू, ठीक है। अब हमें दिखाना क्या है कि जो दो पोर्शन हुए वो एक है सिमेट्रिक और एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। एक है सिमेट्रिक और एक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब ना, ठीक है, तो सिमेट्रिक की क्या रूल था, कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक तब होगी जब ए का डैश का इक्वल, ए का डैश का इक्वल हो, ए के इक्वल हो, ठीक है। तो अब तो P अगर सिमेट्रिक दिखानी तो P का डैश का इक्वल होना चाहिए, P के इक्वल होना चाहिए। तो P डैश इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश, और इस पूरे का क्या, डैश। अच्छा, डैश का मतलब क्या होता है, रो का कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम तो बेटा मैट्रिक्स सेगमेंट के अंदर जाएगा। 1/2 ये तो स्केलर है, इसमें तो कोई रो और कॉलम है नहीं, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो हो गया आपका क्या, बाहर 1/2 ए प्लस ए डैश का डैश। अब डैश तो दोनों पार्टों में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, 1/2 ए डैश प्लस ए डैश का डैश। क्लियर है। और डैश के ऊपर अगर डैश लगाओ तो वो तो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक बार इंटरचेंज हुआ, फिर दोबारा इंटरचेंज हुआ तो फिर तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, 1/2 ए डैश प्लस ए, ठीक है। और प्लस में तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, कोई भी चीज़ पहले भी लिख सकते, कोई भी चीज़ बाद में भी लिख सकते। तो यहाँ से पी डैश इक्वल टू कितना आ गया बेटा, पी के इक्वल आ गया, पी डैश इक्वल टू पी। क्लियर है। तो अगर किसी का डैश अपने आप के इक्वल हो गया तो फिर वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए सिमेट्रिक। तो इसका एक पार्ट P तो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब अगर P सिमेट्रिक हो गया तो Q क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए तो इसका मतलब Q डैश का इक्वल होना चाहिए माइनस Q के, ठीक है। तो जैसे अभी हमने P का डैश किया था वैसे हम लोग काय का डैश करेंगे, Q का डैश करेंगे। नाउ Q डैश, ठीक है, कितना होगा 1/2 ए माइनस ए डैश डैश। फिर वही बात भाई, वही अभेद जैसे बताया था, डैश पर स्केलर से तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, तो वो तो 1/2 वैसे ही रहेगा। ये काय पे हो जाए, ए माइनस ए डैश का डैश, 1/2 ए डैश माइनस ए डैश का डैश, 1/2 ए डैश, और डैश के ऊपर डैश हो तो डैश क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ए डैश माइनस ए। अब प्लस में तो इंटरचेंज का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में आप लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते। आप माइनस कॉमन लीजिए, जो माइनस का था वो हो गया प्लस का, जो प्लस का था वो काय का हो गया माइनस का। तो क्यू डैश बेटा काय के इक्वल आ गया, माइनस क्यू के, ठीक है। क्यू डैश काय के इक्वल हो गया माइनस क्यू के। तो इसका मतलब क्यू क्या है, क्यू है स्क्यू सिमेट्रिक, और क्यू क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इक्वेशन 1 से ये तो क्लियर हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 it is clear that a square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a skew symmetric. Okay. Every square matrix can be expressed as a sum of a symmetric and a
ये पोर्शन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कन्फर्म है। अभी इसमें एक चीज़ रहेगी, जो लिखाया था स्टेटमेंट उसमें यूनिक नेक्स्ट शब्द और था, यहाँ पे यूनिक नहीं हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, यूनिक करेंगे। ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप लोग इसी में डाल दें, यूनिकनेस। क्या हेडिंग डालेंगे, यूनिक। ठीक है, तो इसका यूनिकनेस बेटा कैसे प्रूफ करेंगे, इसका यूनिकनेस कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग लेट पॉसिबल, हम लोग पॉसिबल मान लें कि एक से ज़्यादा तरीके से क्या हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, और फिर दिखा दें कि जो ज़्यादा तरीके हैं वो पहले वाले के क्या है, सेम है। इसका मतलब एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल, another expression as a sum of is symmetric and is skew symmetric A is equal to R plus S is equal to, इसे डालें क्वेश्चन नंबर, where R is symmetric, या R क्या है, symmetric है, and S is skew symmetric, R symmetric है और S बेटा क्या है, skew symmetric। अब अगर R symmetric और S skew symmetric है, इसका मतलब R डैश का डैश R के इक्वल, H डैश का इक्वल, ठीक, R डैश इक्वल टू R, H डैश इक्वल टू माइनस S। कन्फर्म है। ठीक, अब तो वहाँ पर P और Q थे, P की वैल्यू क्या थी 1/2 A प्लस A डैश, यहाँ पे R की वैल्यू निकालें तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, A डैश इक्वल टू कितना होगा, R प्लस एस का, तो ए डैश इक्वल टू कितना निकलेगा, आर डैश प्लस एच डैश, ए डैश इक्वल टू कितना निकलेगा, आर डैश प्लस एच डैश। इक्वेशन नंबर 3 का यूज करते हैं, आर डैश की वैल्यू आर, एच डैश की वैल्यू माइनस, इसी ये डाल दें इक्वेशन नंबर, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर का यूज कर दिया बेटा, इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इससे आर और एस की वैल्यू, आप जरा ध्यान दें, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन नंबर, अगर इक्वेशन 2 और 3 को आपस में बेटा क्या करना है, ऐड करना है, कितना निकलेगा, ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस एस से प्लस एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या लिख लो आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस, माइनस एस से माइनस एस कट गया, तो आर इक्वल टू कितना होगा 1/2 ए प्लस ए डैश। क्लियर, ये आर की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू का एक इक्वल है बेटा, पी के इक्वल है, यही वैल्यू का एक इक्वल है, पी के इक्वल है। इसी तरह अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 4 क्या कर लें, माइनस कर लें, तो ए माइनस ए डैश यहाँ कितना होगा, आर प्लस एस माइनस आर, और माइनस माइनस यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2s, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश और इक्वल टू क्यू। तो आर की वैल्यू पी के इक्वल होगी और एस की वैल्यू क्यू के इक्वल होगी, तो इक्वेशन 2 क्या बिकम्स होगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, विच इज सेम एज एक्सप्रेशन 1, जो एक्सप्रेशन 1 या इक्वेशन 1 की क्या हो गई, सेम हो गई। क्लियर है, तो इसका मतलब एक्सप्रेशन 1 क्या है, यूनिक है, क्योंकि हमने कोई दूसरा तरीका मान के चले थे और वो दूसरा तरीका भी फर्स्ट के क्या हो गया, सेम हो गया। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन 1 इज यूनिक, तो एक्सप्रेशन 1 बेटा क्या हो जाएगा आपका, यूनिक। ठीक है,
हो गया? अब एडिंग डाल, सम प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की, ठीक। पहली चीज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन क्या होता है हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। दूसरी चीज ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का इंटरचेंज होना। एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट की पोजीशन इंटरचेंज करना। तो ये कम्यूटेटिव, एडिशन, एसोसिएटिव, ठीक है, दो चीजें, ठीक। फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरी, इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? नॉट इक्वल की जगह ये लिखो, इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आपका क्या हो, ट्रू, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ए इंटू बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूट होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू, क्लियर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करें, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आइडेंटिटी का लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें चाहे आइडेंटिटी का राइट से मल्टीप्लाई करें। 7, ठीक है। तो नॉर्मल एडिशन और वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए है तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगी, ठीक है। इसके बाद डैश, एक डैश का डैश, अगर डैश के ऊपर से डैश लगाओ तो डैश क्या हो जाएगा? हट जाएगा, ठीक है। एट प्रॉपर्टी चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का डैश, ए डैश प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कांस्टेंट इनटू ए, एक स्केलर क्वांटिटी और मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट का डैश हो के इंटू ए डैश, यहाँ पे क्या होगा? कॉमा के स्केलर, के क्या है? स्केलर है, मैट्रिक्स ये क्या है बेटा? स्केलर, ठीक है। अब अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डैश तो वो दोनों मैट्रिक्स रिवर्स हो जाते हैं, रिवर्सल लॉ कहते हैं, रिवर्स, यानी ए इंटू बी था और डैश को डिस्ट्रीब्यूट करें तो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, बी पहले ए बाद में, बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है। ये डैश की क्या है? कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। नोट कर लो इन्हें।